नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चित्र जो हैं वो स्मृतियों को गढ़ने में बड़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और चित्र अगर जीवंत हो यानी लाइव हो तो स्मृतियां और गाढ़ी और गहरी हो जाती हैं। 2-3 दिन पहले की बात है, उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए गए थे। एक वृद्ध गरीब महिला के पैरों पर उन्होंने सर रख दिया। अब आप ये चित्र देखेंगे तो आपको, वैसे तो नरेंद्र मोदी ऐसा करते हुए आपको कई बार दिखे होंगे। आपको याद होगा कि कुंभ के मेले के समय जब वो प्रयागराज गए थे तो उन्होंने जो दलित मजदूर थे उनके पैर धोए थे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो पद्म पुरस्कार जिनको मिले हैं, जिन्होंने जीवन में सचमुच ज़मीन पर काम किया है, वो आदिवासी महिलाएं, वो दलित महिलाएं, वो ऐसे महिलाएं और पुरुष जब पुरस्कार लेने के लिए आते हैं तो उनके चरण छूते हैं। अब आप कहेंगे कि ये नाटक है, ये दिखाने के लिए है, ये कैमरे पर दिखाने के लिए है, ये लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए है। ये सब हो सकता है, ऐसी किसी संभावना आशंका से इनकार नहीं करता। मान लीजिए कि ऐसा है, लेकिन आप सोचिए कि जब आप वो दृश्य देखते हैं तो उस समय आपके मन में क्या चलता है, उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा किए बिना भी उनका जो लोकप्रियता का स्तर है वो बहुत ऊंचा है, और अगर वो दिखाने के लिए भी करते हैं तो मन से इसके लिए इच्छा पैदा होनी चाहिए। ये ऐसा ही नहीं हो जाता। इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को मारना पड़ता है। झुकते आप तभी हैं जब आप में तनने की ताकत होती है। धनुष की प्रत्यंचा को आपने देखा होगा कि जितनी जो है वो तनी हुई होगी उतना ही खिंचाव होगा। तो ये खूबी है नरेंद्र मोदी की, और उनके बीच में और मतदाताओं के बीच में एक अलग तरह की केमिस्ट्री है। थोड़ा बहुत इस तरह की केमिस्ट्री इंदिरा गांधी के समय दिखती थी, लेकिन महिला होने के कारण ये केमिस्ट्री जो है ज़्यादा दिखती थी, और नेहरू की बेटी होने के कारण और उसके अलावा उनके परिवार की पृष्ठभूमि के कारण। लेकिन इंदिरा गांधी के मामले में भी मैं कहूँगा इस स्तर पर नहीं था जिस स्तर पर नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई राजनीतिक विरासत किसी परिवार की लेकर नहीं आए। जो कुछ किया अपने श्रम से हासिल किया, अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से हासिल किया। तो आज बात करूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मतदाताओं के बीच की जो केमिस्ट्री है। एक बात हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में, वैसे राजतंत्र में भी होता था, लेकिन डेमोक्रेसी में वो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। और जनता के पास अगर ऐसा ना हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसके प्रतिकार का भी हथियार होता है मतदान के जरिए। कोई भी देश हो, कोई भी जनतांत्रिक देश हो, उसकी जो प्रजा है, उसकी जो जनता है, उसका जो मतदाता है, वो अपने सत्तारूढ़ दल के नेताओं में एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं चाहता वो है अहंकार। और यही अलग करता है नरेंद्र मोदी को उनके विरोधियों से, विपक्षी दलों के नेताओं से, दूसरे दलों के नेताओं से। नरेंद्र मोदी का, अब आप ये सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी कहना चाहें कहिए, कि उनके जो विरोधी हैं वो सब राजनीतिक विरासत, पारिवारिक विरासत लेकर आए हैं। तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। उनको लगता है कि हमको ये अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पुरखों ने अर्जित किया था, ये हमारा हक है। तो वो किसी के सामने झुकने में अपनी हेठी समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं। आपने क्या कभी देखा है ऐसा करते हुए अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, या शरद पवार को, या फिर तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव को? या नाम लेते जाइए किसी नेता का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है, और पूरब से जो है पश्चिम तक, किसी भी नेता का नाम ले लीजिए, ऐसा करता हुआ क्या आपको दिखाई दिया? नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों करते हैं? नरेंद्र मोदी इसलिए करते हैं कि उनके अंदर एक मानवता है, संवेदना है, संवेदनशीलता है गरीब के प्रति, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी का जीवन जिया है। मैं जिन नेताओं का नाम ले रहा हूं उसमें से अगर आप लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव को कुछ हद तक छोड़ दें तो और किसी ने गरीबी देखी नहीं, गरीबी जिया नहीं है।
और इन दोनों नेताओं की भी बात करें तो गरीबी से निकलते ही इनका व्यवहार उस अमीर एंटाइटल्ड की तरह हो गया जो पारिवारिक विरासत लेकर आए थे। उन्होंने उन्हीं के तौर तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उनके अंदर एक अहंकार आ गया। और देखिए, सम्मान जो है वो किसी को मिलता नहीं। दुनिया में किसी को, किसी देश में जाइए, किसी कालखंड में चले जाइए, किसी को सम्मान मिलता नहीं। सम्मान अर्जित करना पड़ता है, और सम्मान अर्जित करते हैं आप अपने व्यवहार से, अपने कामकाज से और अपने आचरण से। तो सम्मान अर्जित किया है नरेंद्र मोदी ने अपने आचरण, व्यवहार, अपने कामकाज से। और कोई उनका जो है राजनीतिक जीवन या सार्वजनिक जीवन साल, 2 साल, 6 महीने और 3 साल का नहीं है। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, मैं उससे पहले जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, फिर राज्य के संगठन मंत्री और महामंत्री रहे, उस काल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। केवल जब वो सत्ता में रहे तब की बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि सत्ता अच्छे अच्छों का दिमाग बिगाड़ देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रभुता पाए काय मद नाही, कि प्रभुता पाने के बाद, यानी आज के संदर्भ में कहें तो सत्ता पाने के बाद किसको उसका मद नहीं होता, गुरूर नहीं होता, किसको उसका अहंकार नहीं होता। नरेंद्र मोदी में यही एक चीज़ है जो दिखाई नहीं देती। इसका नितांत अभाव दिखता है। इसलिए वो गरीब आदमी से और अपने मतदाता वर्ग से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। उनका जो एक कनेक्ट बनता है, उनकी जो विश्वसनीयता बनती है, उनकी बातों का जो असर पड़ता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। एक केमिस्ट्री उनके और उनके मतदाता के बीच में बन गई है। लोग उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि एक उदाहरण से जो है आप पूरे देश के चुनाव के बारे में या चुनाव के नतीजे के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दूसरा पक्ष भी है कि भाई पतीले में एक चावल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावल पका है कि नहीं। तो आप जिस भी संदर्भ में उसे, इस घटना को देखना चाहें, देख सकते हैं। हरियाणा के एक बुज़ुर्ग जाट की बात कर रहा हूँ, किसान जाट। जो पहला आंदोलन हुआ किसान आंदोलन और जो दूसरा हुआ, दोनों में वो शरीक हुए, पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया। नरेंद्र मोदी के कटु आलोचक, उनके घर वाले भी परेशान हो गए थे, सुबह शाम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहते थे। वोट का दिन आया, वोट देने गए तो बेटे ने पूछा जब लौट कर आए कि दे आए मोदी के खिलाफ वोट? बोले नहीं। तो पूछा फिर किसको दिया वोट? बोले मोदी को दिया। कहा इतने दिन से गाली दे रहे हो, फिर मोदी को क्यों वोट दिया? कहा देश बचाना है। ये है विवेक इस देश के मतदाता का, गरीब किसान मजदूर मतदाता का। उसको ये बात समझ में आती है कि देश कौन बचा सकता है। ये विवेक है उसके अंदर। ये नीर क्षीर विवेक जो उसका है, वही इस जनतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से इस तरह के जनादेश आते हैं। इसी वजह से विपक्षी जो मोदी के विरोधी हैं, वो आज तक नहीं समझ पाए हैं कि मोदी को आखिर समर्थन क्यों मिल रहा है। तो वो मानते हैं कि समर्थन मिल ही नहीं रहा है, ये मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये फर्जी है। मोदी के जनादेश को नकारने का तर्क ढूंढा जाता है। 2014 में जीते तो कहा गया कि वो तो मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। आपको याद दिला दें, महाराष्ट्र में 15 साल कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही। 5 साल के बाद वो सरकार घोर अलोकप्रिय हो गई थी। सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्याएं उसी दौरान हुई, उन्हीं 15 सालों में। लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी, उस सरकार विरोधी लहर के बावजूद कोई दूसरी सरकार नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो दूसरे थे, बीजेपी, शिवसेना, उस समय उनके विरोध में थी सबसे बड़ी पार्टी, जो 95 से 99 तक, 95 से 99 तक सत्ता में थी, उसको लोग विकल्प के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो अगर 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी माइनस नरेंद्र मोदी होती तो उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को नहीं मिलता। तो लोगों को मोदी में विकल्प दिखा। विकल्प दिखा यानी उम्मीद दिखी। उम्मीद दिखी, इसका मतलब है ये पॉजिटिव मैंडेट था, जिसको स्वीकार करने से उनके विरोधियों ने मना कर दिया। फिर 2019 आया। 2019 में 2014 की तुलना में ज़्यादा उनको सीटें मिल गई, ज़्यादा वोट प्रतिशत मिल गया। तो कहा गया कि वो तो बालाकोट स्ट्राइक किया था, इसलिए राष्ट्रवाद का जो है उफान आया, इस वजह से जीत गए, नहीं तो मोदी हार जाते।
तो लगातार मोदी को मिलने वाले जनादेश को अस्वीकार करना, मेरा मानना है कि विपक्ष की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप अपनी गलती को, आप अपनी कमजोरी को अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। यही वजह है कि विपक्ष की स्थिति दिन पर दिन लगातार बिगड़ती जा रही है। अब मोदी जो करते हैं उसके विरोध में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके विरोधी करते हैं, जिस तरह से उसका मखौल उड़ाने की कोशिश करते हैं, मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, उससे लोगों का विश्वास मोदी में और बढ़ जाता है। दो घटनाओं की याद दिलाता हूँ, एक 2019 के चुनाव की, एक 2024 के चुनाव में अभी होने जा रही है वो घटना। 2019 के चुनाव में जब चुनाव प्रचार बंद हो गया तो नरेंद्र मोदी केदारनाथ चले गए। केदारनाथ की गुफा में बैठकर, जहाँ आदि शंकराचार्य ने ध्यान किया था, वहाँ बैठकर ध्यान किया। अब वहाँ केदारनाथ के लोग कहते हैं कि वो गुफा ऐसी है, उसका तापमान ऐसा होता है कि सामान्य व्यक्ति आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। मोदी कई घंटे तक बैठे और ध्यान किया। उसको कहा गया कि ये चुनाव प्रचार का नया तरीका इन्होंने खोज लिया है, ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। 2024 का चुनाव प्रचार आज बंद हो जाएगा शाम को। आज रात में नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे और विवेकानंद शिला पर कल से जो है वो ध्यान करेंगे और 1 तारीख तक करेंगे। अब इसका जो है विपक्ष फिर से मजाक उड़ा रहा है कि देखिए वहाँ जाएंगे ध्यान करने। ये सवाल उठाया गया 2019 में भी कि भाई ध्यान करने कैमरा लेके कौन जाता है, तो ये प्रचार के लिए है, ये एक तरह का चुनाव प्रचार ही किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी कर दी गई थी 19 में भी और इस बार भी कांग्रेस ने कर दी। जो लोग इस देश के सनातन धर्म की आत्मा को नहीं समझते हैं वो मोदी के इस काम को नहीं समझ सकते, इस प्रयास को नहीं समझ सकते। सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जो भौतिक विकास हो सकता है, वो तो मोदी कर ही रहे हैं। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, या महाकाल के कॉरिडोर का निर्माण हो, या दूसरी जगहों के निर्माण का, केदारनाथ के पुनर्निर्माण का मामला हो, वो सब तो कर ही रहे हैं। लेकिन वो लोगों में भारत की संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति को भी जगाना चाहते हैं। उनके अवचेतन मन में उसका भी जो है प्रभाव पैदा करना चाहते हैं। इसलिए वो केदारनाथ की गुफा में गए थे, इसलिए वो कन्याकुमारी जा रहे हैं। अब इन बातों को जो भारतीय संस्कृति को नहीं समझते, सनातन धर्म को नहीं समझते, वो आध्यात्मिकता की इस ताकत को नहीं समझ सकते। मोदी इसको समझते हैं। उनको मालूम है कि इसका तत्काल कोई लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन इसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा। और फिर मैंने जो शुरू में बात कही कि जो चित्र होता है वो हमारी बड़ी लंबी स्मृतियां बनाता है। लंबी मतलब दीर्घकाल तक। जो जीवंत चित्र होता है यानी लाइव होता है वो और बड़ी स्मृति बनाता है। ये बात मोदी को मालूम है। तो आधुनिकता और सनातन, इसका जो है मेल जो मोदी कर रहे हैं, आधुनिक जो संसाधन हैं उनके जरिए आध्यात्मिकता की शक्ति को जगाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो और किसी नेता ने नहीं किया आज़ाद भारत में। और मोदी को मालूम है कि इसका लाभ उनको तत्काल नहीं मिलने वाला। वो विवेकानंद शिला पर ध्यान करेंगे, इसकी वजह से उनका वोट नहीं बढ़ जाने वाला है। जो वोट मिलना था मिल चुका है। और इसके अलावा वो तमिलनाडु में जा रहे हैं, दक्षिण में चुनाव हो चुका है, तो चुनाव पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है जहां वो जा रहे हैं। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी उनके इस क्रियाकलाप से वोट बढ़ जाएगा ऐसा नहीं मैं मानता। लेकिन लोगों के मन में उनकी जो छवि है, उनके बारे में जो लोगों की राय है वो और पक्की होगी। जो उनके समर्थक हैं उनमें विश्वास और ज़्यादा जगेगा। ये मोदी को मालूम है कि ये एक तरह का आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, जिसका फ़ायदा जो है तत्काल नहीं मिलता है। ये कोई इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है कि आपने मशीन का बटन दबाया और कॉफ़ी निकल आई। इसका प्रभाव पड़ने में बहुत लंबा समय लगता है और वो प्रभाव जब एक बार पड़ता है तो लंबे समय तक रहता है। और मोदी का ये स्वभाव बार बार दिखता है। दोनों नवरात्रों में, चैत्र नवरात्र और शारदेय नवरात्र में उनका जो व्रत है, निराहार व्रत, वो कोई टेलीविज़न को दिखाने के लिए नहीं होता है, वो लंबे समय से कर रहे हैं।
कितने दशक से कर रहे हैं पता नहीं। उसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से पहले, उस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता बनने से पहले 11 दिन का उन्होंने जो तप किया, जो उनको धर्म गुरुओं ने सलाह दी थी, वो केवल 3 दिन के तप की दी थी। 11 दिन का किया, ज़्यादा कठिन। भोजन संयमित, किस तरह का भोजन, और शयन, ज़मीन पर सोना। 11 दिन तक भारत देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, 11 दिन तक भूमि पर शयन किया उसने, क्योंकि उसको एक अनुष्ठान करना था। इस तरह का उदाहरण आपको बताइए भारतीय राजनीति में दूसरा कौन सा मिलता है। ये सब जो बातें हैं, ये नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का जो विश्वास है उसको और सुदृढ़ करते हैं। इसीलिए मोदी जब गरीब के सामने झुकते हैं तो उसका असर जो है, उनका जो मतदाता वर्ग है उस पर 2 तरह का होता है, 2 तरह की प्रतिक्रिया होती है। पहला, जब वो दृश्य देखता है तो द्रवित होता है, और जब वो दृश्य का असर जो है उसके अंदर समा जाता है तो उसको गौरव का अनुभव होता है। ये 2 बातें उसके मन में आती हैं, और ये 2 बातें ऐसी हैं जो लंबे समय तक असर डालती हैं। ये 2 बातें हैं जो उसके मतदान के निर्णय को प्रभावित करती हैं, और ये 2 बातें ऐसी हैं जिससे उसको सीधे कोई लाभ नहीं हो रहा है। लाभार्थी योजना है, सरकार की दूसरी योजनाएं हैं, सरकार की नीतियां हैं, उनसे जो लाभ मिलता है वो अलग है। ये कोई व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली योजना या काम नहीं है, ये समाज को बदलने वाला काम है। ये जो सुधार की प्रक्रिया होती है, इस गति फिर कह रहा हूँ बहुत धीमी होती है, लंबा समय लगता है, और लेकिन वो परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो विपक्ष की क्रेडिबिलिटी लगातार, विपक्ष के नेताओं की साख लगातार गिरती जा रही है, उसका कारण यही है कि सावन में मटन बनाना, नवरात्र में मछली खाना, भले ही एक दिन बाद उसका जो है वीडियो डाला गया हो, ये चिढ़ाने के लिए है सनातन धर्म के मानने वालों को। तो एक तरफ ये लोग हैं, लोग देख रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी है जो नवरात्र में 9 दिन का निराहार व्रत रखते हैं, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कर्ता बनने के लिए 11 दिन का तप करते हैं। और इसका अंतर करना इस देश के मतदाता को आता है। उसका जो विवेक है वो राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं से बहुत ऊंचा है, बहुत गहरा है। इसीलिए आपको इस तरह का जनादेश 2014 से दिख रहा है, और 2024 में 2014 और 2019 की तुलना में ज़्यादा बड़ा जनादेश आने वाला है। ये आप मानकर चलिए। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको पता चल जाएगा जब नतीजे आएंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।